हेलो ऑल, वेलकम टू क्लास टुडे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे और लेंस के बारे में भी। चलिए, तो परावर्तन पढ़ने से पहले ये बताइए हम किसी चीज़ को देखते कैसे हैं। राइट, अगर आपसे पूछा जाए कि हम किसी चीज़ को देखते कैसे हैं तो हमारा जवाब क्या होगा? आँखों से। हमने बचपन में पढ़ा भी है कि वो सेंसरी ऑर्गन्स पढ़े हैं ना, कि आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जुबान से जो हम टेस्ट करते हैं, स्किन से जो है वो टच फील करते हैं। राइट, तो ये बात सही है। अगर आंखें ना हो तो नहीं देख सकते, आँखों से ही देखते हैं। लेकिन आंखें हो और प्रकाश न हो, रोशनी न हो, बिल्कुल अंधेरा हो तो क्या देख पाएंगे? शायद नहीं। तो ऐसा क्या है कि प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख पा रहे। भाई, जो देखने वाली चीज़ जैसे कोई बुक है तो वहीं पे है, आँख हमारे पास ही है। लेकिन लाइट है, प्रकाश है तो देख पा रहे हैं, प्रकाश नहीं है तो नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकाश जब किसी चीज़ से टकरा के और वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है तो फिर उसका प्रतिबिंब या इमेज बनता है हमारी आंखों में। फिर हमारा ब्रेन उसे प्रोसेस करता है, हम उसे देख पाते हैं। तो आँखों में कैसे बनता है हम अगले चैप्टर में मानव नेत्र में पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि कोई प्रकाश किसी चीज़ से जब टकरा के या किसी चीज़ से निकल के या उससे टकरा के वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उसको देख पाते हैं। और प्रकाश के किसी चीज़ से टकरा के वापस आने को ही परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। प्रकाश के बारे में कुछ जान लेते हैं, बेसिक चीज़ आगे बढ़ने से पहले। जो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। अब आप कहेंगे ये तो हमें बचपन से पता है। नहीं, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश की चाल ये बड़ा पूछा जाता है ना। प्रकाश की गति है ना, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और किलोमीटर प्रति सेकेंड में दे दे तो पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश ये किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में इसकी गति, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। हवा में, वायु में भी लगभग इतना ही होता है। थोड़ा खैर आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन में, वायु में भी लगभग उतना ही मान लेते हैं। बाकी अलग जो माध्यम है उसमें उससे थोड़ा कम होता चला जाता है। ठीक है, निर्वात से ये पता चलता है, जब निर्वात में भी ये निर्वात से होकर भी अगर गुजर सकता है, इसका मतलब जो है इसको माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जो साउंड है ना, साउंड को जो है माध्यम की ज़रूरत होती है। प्रकाश को माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए। प्रकाश किसी माध्यम से, हवा से भी गुजर सकता है, गिलास से भी होकर गुजर सकता है, पानी से भी होकर गुजर सकता है और निर्वात में भी गुजर सकता है। तो प्रकाश को क्या है, इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, और प्रकाश के जो माध्यम कौन कौन से, जैसे एक तो होता है आपका ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, जो है ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट जो है ना, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और वाला। उसके बाद जो है प्रकाश है क्या? ये बेसिकली कण है या एक तरंग है, वेव है या पार्टिकल है? इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहा लोगों को कि ये वेव है या पार्टिकल है, यानी कण है या तरंग है। तो किसी चीज़ की इमेज जो बनती है ना, जैसे यहाँ पे है लाइट इधर से आ रही है, इसका इमेज बन रहा है। यानी जो प्रकाश गुजर गए, जो इससे टकराई वो वापस हो गई, नहीं गुजर पाई, इसलिए इसका इमेज बन जाता है इधर। तो इससे ये पता चलता है कि प्रकाश कण है, राइट, पार्टिकल्स। लेकिन अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो तो उससे होकर मुड़ के गुजर भी जाता है प्रकाश, तो इससे पता चलता है कि तरंग भी है। तो इसलिए प्रकाश जो है ना वो डुअल नेचर यानी दोहरा स्वभाव अपना दिखाता है। डुअल नेचर, दोहरा स्वभाव दिखाता है ना, प्रदर्शित करता है। कैसा? कण एवं तरंग दोनों की तरह, कण एवं तरंग दोनों की तरह करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है,
जब तक कि कोई चीज़ उसके भी रास्ते में ना आ जाए या माध्यम न चेंज हो जाए। माध्यम चेंज होता है तो भी प्रकाश मुड़ सकता है, ये हम आप अपवर्तन में पढ़ेंगे कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है तो थोड़ा बेंड हो जाता है, मुड़ जाता है थोड़ा, वो अपवर्तन में पढ़ेंगे। तो माध्यम चेंज हो जाए तब मुड़ सकता है, या बीच में कोई और दूसरी वस्तु आ जाए जो उसको रोक दे तब, अदरवाइज सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, चलिए अब परावर्तन। परावर्तन किसी सतह से टकराने पर प्रकाश का वापस लौटना है। किसी चीज से टकरा के वापस लौटने को परावर्तन कहते हैं। एक अत्यधिक पॉलिश की गई सतह जैसे दर्पण उस पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। ठीक है, दर्पण क्या है ना, इधर हम एक तरह से कोटिंग कर देते हैं और इधर बढ़िया से पॉलिश, तो यहाँ पे आता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, है ना। जो मिरर घर में यूज करते हैं, दर्पण जो है शीशा, जिसमें हम डेली तैयार होके देख के स्कूल जाते हैं, बाल वाल सेट करके हैं, तो क्या होता है कि दर्पण है, समतल दर्पण है वो, तो पीछे एक साइड उसकी कोटिंग, उसको रजतीकरण बोलते हैं। रजत बेसिकली चांदी होना चाहिए, लेकिन चांदी महंगा है तो दूसरे मटेरियल से उसकी कोटिंग कर देते हैं और एक साइड खूब चिकना पॉलिश चमकीला बना देते हैं। क्योंकि जितना स्मूथ, जितना चिकना, जितना चमकीला रहेगा उतना ज़्यादा प्रकाश परावर्तित हो जाएगा, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि प्रकाश पड़ेगा, सारा का सारा 100% परावर्तित नहीं होता लाइट, तो जितना चिकना, जितना स्मूथ, जितना चमकीला रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तित हो जाएगा। तो एक साइड चिकना रखते हैं, दूसरे साइड हम उसकी कोटिंग कर देते हैं ताकि प्रकाश इधर से उस पार ना हो जाए, वापस लौट आए। तो परावर्तन किसी सतह से टकराने पर प्रकाश का वापस लौटना है। एक अत्यधिक, ये क्या हो गया, हाँ, एक अत्यधिक पॉलिश की गई सतह जैसे दर्पण उस पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देती है। अब परावर्तन के नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के 2 नियम हैं। कौन सा, ये आपतित किरण, ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये क्या है, परावर्तित किरण। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, ठीक है, और ये क्या है, अभिलंब है इस बिंदु पे। ये तीनों एक ही तल में हो पहले, और एक और ये लंब के साथ जो ये आपतित किरण, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाता है, परावर्तन कोण, राइट, आर। तो आई बराबर कोण, आई बराबर कोण आर। एक तो ये हो गया, एक नियम तो ये है, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, आई बराबर आर। दूसरा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंबी तीनों एक ही प्लेन में होते, एक ही तल में हो। इसका क्या मतलब है, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी, जैसे भी हो, लेकिन एक ही तल में होना चाहिए, एक ही प्लेन में। जैसे ये मान लीजिए प्लेन है तो इसी पे होना चाहिए। ये नहीं कि लाइट तो ऐसे आ रही है और उभाग ऐसे रहा है, तो भी हो सकता है ना 90 डिग्री, लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए, ऐसे ऐसे या ऐसे, जैसे भी हो। समझो कि एक पेज लगाना है, इस पे ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, ऐसे लगाइए, एक ही तल में होना चाहिए। वही आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 नियम है परावर्तन के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे समझ भी लीजिए और याद भी कर लीजिए। अब समतल दर्पण, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी किताब में दी हुई हैं इसके बारे में। जैसे बताया ना, मान लीजिए समतल दर्पण है, कुछ मोटाई होती है, लेकिन हम उसको सिंप्लिसिटी के लिए मोटाई को हटा देते हैं, सिंपली एक लाइन से दिखा देते हैं अगर दिखाना हो तो। और इस साइड ही आपका रजतीकरण है, कोटिंग कर देते हैं, और इधर वाला सतह, ऊपर वाला सतह पॉलिश्ड है, यानी इधर से कुछ आएगा तो चकरा के चला जाएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इधर से आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस बिंदु पे कोई अगर अभिलंब है तो ये और ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका समतल दर्पण, इसका कॉमन यूज क्या है, जो घर में हम शीशा देखते हैं, समतल दर्पण है, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, एक तो है कि सेम साइज का, बराबर बराबर आकार का बनता है ना, बराबर आकार का बनता है, सेम साइज का बनेगा। दूसरा क्या बनता है, सीधा बनता है, सीधा। और जब भी सीधा होगा वो क्या होगा, काल्पनिक होगा।
ये याद रखिए, बड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है सीधा काल्पनिक क्या है। जब भी सीधा होगा काल्पनिक होगा, जब भी वास्तविक होगा उल्टा होगा। वास्तविक लाइफ में, रियल लाइफ में चीज़ें उल्टी पुल्टी होती है ना, तो वास्तव में जो है वो उल्टा होगा। जब हम कल्पना करेंगे तब तो सीधा करेंगे ना, तो काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। कोई भी मिरर का इमेज, ठीक है, किसी भी मिरर का कहीं भी कोई भी इमेज, मिरर लेंस कोई भी, अगर वो सीधा है तो काल्पनिक है, उल्टा है तो वास्तविक है, और वास्तविक है तो उल्टा है, काल्पनिक है तो सीधा है। ठीक है, थंब रूल याद रखिएगा। तीसरी चीज क्या है कि काल्पनिक, काल्पनिक मतलब आप इसको कहीं ले, वो जो अंदर शीशा के अंदर बनता है ना, आप उसको किसी फिल्म या किसी शीट पे आप उसकी इमेज नहीं ले सकते, राइट, वो अंदर बनता है। दूसरा क्या है कि तीसरी चीज क्या है कि जितना दूर पे वस्तु होता है उतना ही दूर पे अंदर प्रतिबिंब बनता है ना। जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और चौथी चीज क्या है कि ये लेटरली इन्वर्टेड होता है। ठीक है, यानी तीन, जैसे ऐसे है, यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे है ना, लेफ्ट राइट में नहीं, दायां बायां, बायां में दायां दिखता है। ठीक है, एक ये होता है। तो समतल दर्पण हो गया। अब आइए गोलीय दर्पण, गोलाकार दर्पण, वो क्या था। और हाँ, जो ये परावर्तन के जो नियम था ना, ये जो है, ये समतल दर्पण, गोलीय दर्पण दोनों के लिए ही वैलिड होता है। मान लीजिए गोलीय दर्पण है, तो यहाँ पे अभिलंब इस पॉइंट पे क्या होगा, ये अभिलंब होगा। अब जो एंगल आए ऐसे होगा ना, ऐसे, जिसने ये आई ये आर, तो ये गोलीय दर्पण के लिए भी, किसी गोलीय सतह का पता है ना, वहाँ पे जो टेंजेंट होता है उसको मान लेते हैं, अब उस पर जो अभिलंब हो वो अभिलंब होगा। तो ऐसे ऐसे जितने एंगल पे यहाँ आएगा उतने ही एंगल से इधर चला जाएगा। तो ये परावर्तन के नियम सबके लिए, सब पे लागू होता है, चाहे वो समतल हो या गोलीय दर्पण हो। अब गोलीय दर्पण दो तरह के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, अवतल में क्या होता है, जो अंदर गड्ढा की तरह, केव, गुफा की तरह होता है, इसको इंग्लिश में कॉनकेव बोलते हैं, राइट। केव माने गुफा, तो ये गुफा की तरह होता है ना, अंदर प्रकाश यहाँ जा रहा है, ठीक है, ऐसे आया और ऐसे चला गया। इधर यहाँ पे ऐसे ऐसे कोटिंग रहती है, और इधर वाला ये परावर्तक सतह है, यानी यहाँ से टकरा के जाता है। इसमें क्या, उत्तल में क्या होता है, अंदर कोटिंग, इधर कोटिंग रहती है, इधर से टकरा के वापस जाता है, यानी ये परावर्तक सतह है। प्रकाश इधर से आएगा, ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, जैसे आए, इस सतह से टकरा के परावर्तित हो जाएगा, तो इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। इसमें परावर्तक सतह ये अंदर वाला है, लाइट ऐसे आए सीधा आए, जैसे आए, इस सतह से टकरा के वापस हो जाएगा। इधर से हमने कोटिंग कर रखा है, उधर पेंट कर रखा है। ठीक है, तो ये परावर्तक सतह इसमें अंदर वाला होता है, अवतल में अंदर वाला, उत्तल में जो बाहर उभरा हुआ भाग है वो वाला परावर्तक सतह होता है। अब चलिए, हाँ, अब ये समझ लीजिए। ठीक है, बेसिकली ये जो होता है ना, जो अवतल या उत्तल दर्पण, एक गोलाकार जो है ना, एक हॉलो स्फीयर का जो है ना, एक गोले का एक पार्ट होता है, राइट। गोलाकार जो है, कोई समझिए जैसे बॉल की तरह, कांच की बॉल की तरह है, उसका एक हिस्सा आपने काट लिया है, ठीक है, और इसको आपने एक साइड से कोटिंग कर दिया और एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो वो आपका दर्पण बन गया, गोलीय दर्पण। तो ये मान लीजिए ऐसे आपने काट लिया, ये आपका गोला था शीशा का, एक बॉल था समझ लीजिए, उसमें से आपने इसको काट लिया इतना। अब मिड पॉइंट जो होता है ना, ये इसको ध्रुव बोलते हैं, राइट। ध्रुव यहाँ लिखाया होगा, राइट, ध्रुव, पी से जी नोट कर देते हैं। और ये जिस गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी। अब पता है आपको
केंद्र से यहाँ तक की इसको क्या त्रिज्या बोलते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक को, ठीक है। और इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है केंद्र से होते हुए ध्रुव को मिलाते हुए, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। अब इधर से काट के ये अंदर वाला परावर्तक सतह है तो अवतल दर्पण है, ठीक है। और ये वाला अगर परावर्तक सतह है, इसमें उल्टा दिखा दिया है, ये वाला अंदर अंदर ये वाला अपरावर्तक सतह है तो उत्तल दर्पण है, और अंदर से कोटिंग कर दिया है। और ये अपरावर्तक सतह जैसे इसमें दिखेगा इधर, हाँ ये अंदर कोटिंग किया, बाहर से कर रहे हैं ना, बाहर वाला भाग अगर परावर्तक सतह है तो वो उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ ये किया है कि ये परावर्तक सतह है, अंदर कोटिंग है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसमें अच्छा इधर का उधर कर दिया इन्होंने, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसीलिए ये उत्तल है, ये अंदर की तरफ है ना कोटिंग, और इधर ये परावर्तक सतह है तो ये उत्तल दर्पण है, और ये आपका अवतल है। इसमें बाहर कोटिंग है, अंदर वाला परावर्तक सतह है तो ये अंदर वाला परावर्तक सतह अवतल होता है, और ये जो उभरा हुआ भाग अगर परावर्तक सतह है तो उत्तल होता है, ठीक है। तो ये उत्तल या अवतल इसमें सही है, लेकिन इसमें अंदर वाला है तो ये आपका क्या है, ये अवतल है, यानी कि कॉनकेव है, कॉनकेव या अवतल। इसमें क्या है, ये उभरा हुआ भाग परावर्तक सतह है तो ये कॉन्वेक्स है या उत्तल है, ठीक है। ये समझ आ गया। मेन की केंद्र है, वक्रता केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और ये ध्रुव है P, ये केंद्र हो गया, और ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। इतना चीज़ें इसमें आपको समझना था। चलिए अब वक्रता त्रिज्या और फोकल लेंथ, फोकस दूरी या फोकल लंबाई या फोकस दूरी जो भी है ना, तो अब ये देखिए, ये तो हमें मालूम है केंद्र से लेके यहाँ तक की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं R। और एक और चीज़ होती है कि जितनी जो ये किरणें आती हैं ना, जैसे अवतल के केस में वो सब परावर्तित होकर जब जाती हैं तो एक बिंदु पे मिलती हैं, उस बिंदु को फोकस बोलते हैं, फोकस। और ध्रुव से जितनी भी दूरी नापी जाती है, ध्रुव से, दर्पण के केस में जितनी भी दूरी आप नापेंगे ध्रुव से नापेंगे, तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। और ये फोकस दूरी कितना होता है, ये वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी कि F = R/2 या R = 2F। या तो ये बोलिए कि त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुना है, यही बोलिए कि फोकस दूरी त्रिज्या के आधा है वक्रता त्रिज्या का, ठीक है। तो ये तो अवतल दर्पण के केस में। उत्तल दर्पण के केस में क्या, ये बाहरी वाला है, ये आएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे आएगा सेम पे मुड़ जाएगा, ऐसे जाएगा ऐसे मुड़ जाएगा, तो इसमें एक्चुअली तो मिलता नहीं है, लेकिन जब इसको आगे आप कनेक्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा किसी एक पॉइंट से वो आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट से आता है ना, अब इसका केंद्र इधर होगा, उत्तल का केंद्र का यहाँ पे C है, तो इसका ये क्या है, R है, और ये कितना F है, यहाँ भी वही R = 2F, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट से वो आता हुआ प्रतीत हो, सारी किरणें आती हुई प्रतीत हो, वो फोकस होता है। इसमें वो पॉइंट जहाँ सारी किरणें जाके मिले एक दूसरे से, वो फोकस होता है अवतल के केस में। उत्तल के केस में एक्चुअली नहीं मिलते हैं, वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, या वहाँ से आते हुए प्रतीत होते हैं। गोलाकार दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। एक गोलाकार दर्पण के सामने रखी गई वस्तु से शुरू होकर प्रकाश की अनेक किरणें दर्पण पर पड़ती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनता है, ठीक है। क्या मतलब, जैसे कैसे ये जितनी किरणें आ रही हैं और किसी एक बिंदु पे मिल रही हैं, तो समानांतर आ रही हैं तो फोकस पे मिल रही हैं, समानांतर किरणें आ रही हैं तो फोकस पे, लेकिन समानांतर ना आए तो जरूरी है कि नहीं है कि फोकस पे जाए, किसी और बिंदु से चली जाएगी, ठीक है। ऐसे जाए तो हो सके किसी और बिंदु पे चला जाए, कहीं और चला जाए। तो जिस बिंदु पे मिलती है ना किरणें, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तब हमें कैसे पता चले कहाँ मिल रही हो, तो अनेकों आ रही हैं,
अनेकों किरण, कोई वस्तु है, अब इसके मान लीजिए पॉइंट से ही ऐसे भी प्रकाश जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, सीधा भी जा सकता है। यहाँ कोई दर्पण है तो ऐसे जाएगा तो पता चला वो ऐसे निकल गया, ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, ऐसे गया तो सीधा चला आया, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अब कैसे पता चले ऐसे आया ऐसे चला गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ मीट करेंगे? तो कम से कम दो मिले तब तो पता चले कि हाँ इस बिंदु पे जो है प्रतिच्छेद हो रहा है, तो वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए दो ऐसे हम किरण चुनते हैं जिनका हमें मालूम है कि टकरा के किस रास्ते से जाएगा। वो आगे नियम है कि ऐसे आएगा तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। जैसे आपने त्रिभुज में पढ़ा होगा तीनों कोण का योग 180 है, ये हमें मालूम है। वैसे इसमें भी बता दिया गया कि समानांतर आएगा तो कैसे जाएगा, फोकस से आएगा तो कैसे जाएगा, केंद्र से होकर किरण आएगी तो कैसे जाएगी। कुछ किरणों का हमें बता दिया गया है, पाथ जो है, रास्ता जो है, उनका पथ हमें मालूम है। तो उन एटलीस्ट कम से कम दो किरण हो, क्योंकि दो जहाँ पे मिलेंगे तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे है, कि किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो इसलिए कम से कम दो से ज़्यादा प्रतिबिंब, अब अगर किरण एक जगह मिलना है तो और अच्छी बात है, कम से कम दो मिलना चाहिए, वहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ कम से कम दो किरणें मिलती हैं। यदि किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और उल्टा, जब भी वास्तविक होगा उल्टा होगा, बताया था ना। तो अगर सचमुच किरणें मिल रही हैं तब तो वास्तविक सचमुच मिलने का क्या मतलब है? जैसे यहाँ सचमुच मिल रही है और यहाँ सचमुच नहीं मिल रही है, यहाँ तो हम उसको डॉट डॉट आगे बढ़ा रहे हैं तो मिल रहा है, एक्चुअली नहीं। यहाँ पे काल्पनिक ऐसा केस होगा तो काल्पनिक होगा। यदि किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा, आभासी को ही काल्पनिक या आभासी जो बोलिए, और जब भी आभासी होगा सीधा होगा। किरण अनुरेखण के लिए हम दो आपतित किरणों का चयन करते हैं जो ज्ञात पथ पर परावर्तित होती हैं, बताया ना। दो ऐसे किरण लीजिए जिसका हमें पथ पहले से ज्ञात हो, फिर वो जहाँ टकराएंगी, जहाँ मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। अभी जब बनाएंगे क्लियर हो जाएगा जब वो देखेंगे तो, ठीक है। अब वो कुछ नियम है परावर्तन के, बताया ना कि कुछ हमें मालूम है कि इधर से आएगा तो ऐसे ही जाएगा, उसका पथ हमें पहले से ज्ञात है, तो वैसे ही कुछ ये नियम है। प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं, यानी ये मुख्य अक्ष है आपका, इसके समानांतर जो भी किरण आएगी क्या होगा, वो फोकस से होकर गुजरेंगी, ठीक है। तो जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। तो जब समानांतर आएंगी तो फोकस से जाएंगी, और फोकस से आएंगी तो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएंगी। जैसे फोकस से आई समानांतर हो गई, फोकस से गई समानांतर हो गई, ठीक है। या तो समानांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर आएगी तो समानांतर हो जाएगी परावर्तन के बाद। दूसरा भी हो गया, फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाती है। प्रकाश की किरण जो केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से अगर होकर आएगी तो सेम पाथ पे लौट जाएगी, परावर्तित होगी उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से निकल लेगी वापस, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो केंद्र से होकर आती है परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। प्रकाश की किरण जो दर्पण के ध्रुव पर गिरती है, जैसे अब क्या है, तो अब क्या है, ये तो हो गया। अब कोई किसी भी दूसरे एंगल से आए तो क्या होगा, ध्रुव पे गिरी और टूं चली गई, तो ये परावर्तन के नियम को फॉलो करेगी, यानी कि आपतन किरण परावर्तन किरण जिस कोण से आपतित होंगी उसी कोण से परावर्तित हो जाएंगी। अभिलंब के साथ जिस कोण के साथ वो आपतित होंगी उस बिंदु पे अभिलंब के साथ उसी कोण के साथ वो परावर्तित हो जाएंगी, ठीक है। वो आपका परावर्तन के नियम को फॉलो करेंगी। ध्रुव का हमें मालूम है, ध्रुव वाला हमारे इंटरेस्ट का है, कहीं और भी आ सकता है, तो इस पॉइंट पे जो अभिलंब होगा उसके हिसाब से वो चला जाएगा। तो हमें आरेख के लिए उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये मुख्य अक्ष को लेके चलते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो इसी के हिसाब से जो मुख्य अक्ष पे क्या हुआ, एक तो समानांतर आई और फोकस से चली गई, फोकस से आई समानांतर हो गई, वक्रता केंद्र से आई सेम रास्ते पे चली गई, या ध्रुव जो है ये भी मुख्य अक्ष पे है तो इस पे ऐसे आपतित हुई और ऐसे चली गई, आई इक्वल टू आर। इतना ये चार केस आप याद रखिए, 1 2 3 4। चलिए हाँ, अब देखते हैं कि ये अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, अलग अलग पोजीशन पे बना के देखेंगे। यहाँ आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपका ध्रुव है P, यहाँ पे क्या है फोकस है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है।
आपका इन्फिनिटी पे कहीं कोई वस्तु रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे है, तो उससे होकर जितनी किरणें आएंगी क्या होगी, समानांतर, हमें प्रति समानांतर मान के चलते हैं कि मुख्य अक्ष के वो समानांतर होंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो समानांतर जो आएगी कहाँ से, फोकस से होके जाएगी, ऐसे आई ऐसे चली गई, तो कहाँ पे मिल रही है ये, फोकस पे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, जहाँ पे किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। दो ही किरण हम लेते हैं, ठीक है, दो लिया हमने, एक ये और दोनों फोकस पे, हमने फोकस पे वो मिल गई, इसका मतलब फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर, फोकस पर। एक्चुअली सच में मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सच में मिल रही है, इसका मतलब वास्तविक, वास्तविक, यहाँ हद सही होना चाहिए, कोई बात नहीं, वास्तविक। और जब भी वास्तविक होगा तो क्या होगा, वो उल्टा या उल्टी जो है ना, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। बहुत ही छोटा साइज का बन रहा है पॉइंट का, बहुत ही छोटा बिंदु साइज का, बिंदु साइज का, ठीक है। तो फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, जब भी वास्तविक होगा उल्टा होगा, और बहुत ही छोटा बनता है जब अनंत पे है वस्तु तब। अब केंद्र से परे ये एफ है, ये केंद्र है, ये पी ध्रुव है, इधर कहीं आपका अनंत इन्फिनिटी है। अब केंद्र और इसके बीच में कहीं है तो उसको केंद्र से परे बोलते हैं, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कहीं है, तो क्या होगा, एक पैरेलल रेज लेके आइए, वो फोकस से चली जाएगी, एक केंद्र से जो जाएगी तो सेम रास्ते पे लौट आएगी, तो यहाँ कहीं मिल रहे हैं, ये बनेगा, है ना। तो कहाँ है, फोकस और केंद्र के बीच में, सी एवं एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। सच में मिल रही है या प्रतीत हो रही है, मिलती है, सच में मिल रही है, मतलब कि वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा होगा। अभी छोटा है ये, यहाँ तो बहुत ही छोटा था, यहाँ भी छोटा है वो, ठीक है, और उल्टा भी है, वस्तु ऊपर की तरफ है और प्रतिबिंब नीचे की तरफ है, उल्टा है, इसी से दिख रहा है, छोटा है यहाँ बड़ा है, यहाँ छोटा है, वो भी दिख रहा है। और क्योंकि एक्चुअली मिलने से सच में प्रतिच्छेद हो रही है वहाँ पे जो किरणें, परावर्तित किरणें, इसका मतलब वास्तविक है, और सी और एफ के बीच में बन रहा है। अब केंद्र पे हो तब क्या होगा, ये आपका एफ है, ये सी है, ये पी है, इसमें भी एक तो पैरेलल आएगी और एफ से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। दूसरी क्या होगी, एफ से आएगी और परावर्तन के बाद पैरेलल हो जाएगी, तो कहाँ मीट हो रही है, यहाँ पे देखिए। तो जब सी पे है, वस्तु केंद्र पे है, तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा, सी पर, वस्तु भी सी पर, वस्तु सी पर, प्रतिबिंब भी सी पर, प्रतिबिंब भी सी पर। तो ये पूछ सकता है कि केंद्र सी पे प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु कहाँ पे है, तो सी पे ही है, राइट। या कहाँ पे, और सेम साइज का होता है, जितना ये उतना ही ये, तो सेम साइज का कहाँ बनता है, तो जब वस्तु सी पे हो। केंद्र पे दोनों प्रतिबिंब और वस्तु और बिंब दोनों एक ही जगह कब बनता है, जब सी पे हो। तो किसी भी तरीके से इसको भी पूछ सकता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब सी पे बन रहा है, ये भी सच में मिलने से हो रहा है तो वास्तविक है, और जब भी वास्तविक होगा उल्टा होगा, ठीक है। और ये क्या है, समान आकार का होता है, केंद्र पे है तो समान आकार, केंद्र पे वस्तु है तो प्रतिबिंब भी केंद्र पे ही है, समान आकार का है, ठीक है। वास्तविक है और उल्टा है, वस्तु ऊपर की तरफ, प्रतिबिंब नीचे की तरफ, मतलब उल्टा है। अब केंद्र और फोकस के बीच में, ये एफ है, ये सी है, ये पी है, अब इसके बीच में हो तब क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका पी है, तो एक तो पैरेलल डाल दीजिए, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे आप, मानिए वो टू है ना,
यहाँ पे बन गया कहीं, ठीक है। तो ये कैसे गई, एक तो पैरेलल गया इधर से लौट आई, एक आप केंद्र से गुजारे, केंद्र से जाएगा तो सेम पाथ पे आ जाता है, वो कहता है केंद्र से जो जाता है वो सेम पाथ पे आता है। तो यहाँ पे कहीं आपका प्रतिबिंब बन गया। कहाँ पे बनेगा ये, वक्रता केंद्र से परे या सी से परे, है ना, सी से परे मतलब सी एंड इन्फिनिटी के बीच में, है ना, सी से परे, सी से परे या सी है उसके बीच में। कैसा, सच में मिलने से बन रहा है, हाँ वास्तविक हो गया। जब भी वास्तविक है उल्टा है। दूसरा, ये बड़ा आकार में बड़ा होता है, बड़ा आकार का बनता है, ठीक है। अब चलिए, तो एक देख रहे हैं जैसे जैसे वस्तु आप इधर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जा रहे हैं, प्रतिबिंब राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जब अनंत पे था तो फोकस पे इधर आया, थोड़ा इधर, थोड़ा सेंटर पे आया, इधर आ गया, सेंटर से इधर, इधर अब फोकस हो जाएंगे तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ें फोकस और ध्रुव के बीच में एक फोकस वाला छोड़ दिया है ना। पी है, ये एफ है, ये सी है। तो फोकस पे हो तब क्या होगा, फोकस पर, वस्तु फोकस पर पहले ये, फिर लास्ट केस ये होना चाहिए, ये केस छूट गया है ना। तो फोकस पे होगा तो क्या होगा, आएगा और सीधे निकल जाएगा, और एक केंद्र से होकर निकलेगा, ऐसे ऐसे गया ऐसे आया, ये ऐसे गया ऐसे आया। अब ये दोनों समानांतर लाइनें हैं। समानांतर लाइन कभी मिलती है, नहीं मिलती है। ये समानांतर रेखाएं मिलेंगी नहीं, कहाँ मिलेंगे, कहीं अनंत पे जाके मिलेंगी। तो इस केस में कहाँ पे बनेगा फोकस, प्रतिबिंब अनंत पर, है ना, अनंत पर बनेगा। एक ही दिशा में जा रही है तो मिलेगा ही, कहीं ना कहीं भले अनंत पे मिलेंगी तो वास्तविक हो जाएंगी। वास्तविक है तो उल्टा, और बहुत बड़े आकार का। ठीक है, तो जब फोकस पे था, अनंत पे था तो फोकस पे बन रहा था, जब फोकस पे है तो अनंत पे बन रहा है। ठीक है, चलिए अब आया कि फोकस से भी अगर इधर रख दे कहीं, तो पी है, एफ है, सी है, यहाँ कहीं रख दें तो फिर क्या होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, टूं 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 टूं। ठीक है, ठीक से बनाते हैं। पी है, एफ है, सी है। ठीक है, अब इधर कहीं है आपका वस्तु। ठीक है, ठीक है, एक तो ये है, दूसरी केंद्र से। ठीक है, हाँ, ऐसे आई, एक इधर चली गई, एक ऐसे आई, इसी पे चली गई। अब ये तो कहीं मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर भागती हुई जा रही हैं। ठीक है, एक दूसरे से तो दूर भागती हुई जा रही हैं। अरे ये क्या हुआ, ठीक से ठीक है, इधर कहीं और इधर। तो ये तो सेम पाथ पे लौट जाती है, जो केंद्र से होके जाती है, जो पैरेलल जाती है फोकस से होकर लौटती है। अब ये कहीं नहीं मिलेंगी। देखिए ये तो समानांतर है, तो फिर भी मान लिया, अब जो ऐसे होते चली जाए वो तो कभी नहीं, अनंत पे भी नहीं मिलेगी। तब क्या करेंगे, इसका मतलब ये इधर कहीं जाके
मिलती हुई प्रतीत होगी, सच में तो नहीं मिलेगी, मगर काल्पनिक रूप से इधर इनको आगे जब एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं ये बन रही है, ठीक है, यहाँ पे मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब ये काल्पनिक है। और प्लस ये देखिए वस्तु भी इधर है ऊपर की तरफ, और अभी तक कितना था प्रतिबिंब नीचे बनता था, इसमें ऊपर बन रहा है मतलब सीधा बन रहा है, तो काल्पनिक है, सीधा है। कहाँ बन रहा है? दूसरे साइड बन रहा है, दर्पण के दूसरे साइड, ठीक है, काल्पनिक है, एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है, एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये क्या सीधा होगा, काल्पनिक है तो सीधा है, सीधा दिख भी रहा है हमें, और बड़े आकार का है, बड़े आकार का है। ये लास्ट केस होता है, यही एक केस है अवतल दर्पण में जिसमें काल्पनिक बनता है जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हो तब, ठीक है, काल्पनिक बनेगा, बड़े साइज का बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में छोटा भी होता है, सेम साइज का भी बनता है, बड़ा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है। नहीं, काल्पनिक एक ही केस होता है और जिसमें वो बड़े साइज का बनता है। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये तो हमने देख ही लिया, इसमें छोटा बड़ा सब बनता है, छोटा समान आकार का, बड़े आकार का सब बनता है ना, वास्तविक काल्पनिक दोनों बनता है, उल्टा सीधा सब बनता है, ठीक है। चलिए, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो दांत के डॉक्टर जैसे यूज करते हैं। इसमें क्या है, बड़े आकार का बन सकता है। अभी अब देखेंगे कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में देखेंगे उसमें बड़ा नहीं छोटा बनता है, इसमें हमें बड़ा बनता है, ज़्यादा हमें दांत का देखना है तो बड़ा दिखेगा, ज़्यादा क्लियर दिखेगा कि हाँ कहाँ पे कैविटी है, क्या है, क्या सिचुएशन है, तो हमें तस्वीर, बड़ी तस्वीर चाहिए, तो इसलिए इसमें डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, अवतल दर्पण को, इसमें बड़ी तस्वीर। शेविंग करना है, करीब से हमें क्लोजअप चाहिए, बड़ा साफ साफ दिखे, इसके लिए भी शेविंग मिरर में यूज होता है। कार हेड लैंप में और टॉर्च में भी यूज होता है। कैसे? आपने देखा था, फोकस पे कोई चीज़ हो तो क्या होता है, उसे फोकस पे है, फोकस से होके ऐसे, फोकस से जाके ऐसे, है ना, क्या होता है, समानांतर हो जाती हैं। तो वैसे ही जैसे ये अवतल की तरह होता है, फोकस पे अगर बल्ब है उधर से, तो यह टकरा करके यहाँ पे अगर बल्ब रखा हो तो इसने टकराएंगी, और सारी टकराने के बाद सीधी समानांतर लाइट आपकी निकलेगी आगे तक, राइट। वैसे ही टॉर्च में है, तो इसलिए इसको अवतल दर्पण इसमें यूज करते हैं। अब उत्तल दर्पण के भी कुछ नियम हैं, नियम वैसे ही है, उसमें सच में होता था, इसमें काल्पनिक होता है। जैसे मुख्य अक्ष के जो समानांतर आएगी तो टकरा जाएगी, तो इधर से मुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही हो। तो मुख्य अक्ष के जो समानांतर आएंगे, परिवर्तन के बाद कैसा लगेगा कि वो फोकस से निकल के आ रही है। जो फोकस की तरफ हम भेजेंगे वो तो वहाँ तक तो जा नहीं पाएगी, यहीं से मुड़ के जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा, हाँ, मुड़ने के बाद जो है ये इसके समानांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। तो जो समानांतर आएगी वो परावर्तन के बाद मुड़ जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही हो। और जो फोकस की तरफ हम भेजेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित हो जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। वैसे केंद्र की तरफ जब भेजेंगे तो क्या होगा, दर्पण के साथ परावर्तित उसी रास्ते पे, उसी पथ पे परावर्तित हो जाएगी। उसके अलावा किसी बिंदु पे, मान लीजिए ध्रुव पे, किसी और कोण एंगल पे आता है तो परावर्तन का नियम फॉलो करते हुए I=R पे परावर्तित हो जाएगी। चार चीज इसमें भी है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस से निकल रही है। फोकस की ओर जाती हुई किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। केंद्र की ओर जाती हुई किरण परावर्तन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसी दिशा में लौट रही है। ध्रुव पर गिरने वाली किरण परावर्तन के बाद परावर्तन कोण और आपतन कोण फॉलो करते हुए लौट जाती है। अब इसमें जो बनता है ना बिंब, दो ही केस है उत्तल के केस में, या तो अनंत पे, क्योंकि इसका
इधर है, अब वस्तु हम इधर रख रहे हैं, तब इधर कहाँ रखेंगे, ठीक है, या तो अनंत पे होगा या इसके बीच में कहीं होगा, दो ही केस बनता है, ठीक है। तो दोनों केस देख लेते हैं। अगर अनंत पे है तो सारी किरणें पैरेलल आएंगी, पैरेलल आएगी तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही है, ऐसा लगेगा फोकस से, यानी फोकस पे मिल रही है। तो अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। सच में मिल रही है, नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मतलब काल्पनिक या आभासी जो बोलिए, और काल्पनिक है तो सीधा होगा। छोटे, बहुत ही छोटे, ये भी बिंदु बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का। अब यहाँ पे कहीं है वो अनंत, और ये ध्रुव के बीच में कहीं है, अनंत और ध्रुव के बीच में, इधर कहीं अनंत है, ये ध्रुव है, ध्रुव के बीच में कहीं है। क्या होगा, एक तो ये हुआ, दूसरा क्या हो जाएगा, अब वक्रता केंद्र की तरफ डालिए, है ना। तो यहाँ कहीं बन रहा है ना, यहाँ कहीं मीट हो रहा है। तो कहाँ पे मीट हो रहा है, ये ध्रुव पी और एफ के बीच में, पी एन एफ के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, है ना। सच में मिल रहा है, नहीं, मिलती हुई प्रतीत हो रहा है, यानी काल्पनिक है। काल्पनिक है तो सीधा है, ये भी छोटे ही आकार का है। तो इसमें दोनों ही, एक तो बहुत ही छोटा बन रहा है, दूसरा भी बन रहा है वो भी छोटा है, सीधा है, क्योंकि काल्पनिक है तो सीधा है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जो कार के रियर व्यू, पीछे वाला देख, जैसे साइड में या ड्राइवर के पास रखा है, उसमें क्या देखते हैं, पीछे की चीज़ें देखती हैं। तो पीछे की चीज़ें कैसी दिखनी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए, है ना। उल्टा दिखेगा तब तो दिक्कत हो जाएगी, पता ट्रक उल्टा दिख रहा है, हमें कैसे आ रहा है, तो वो सीधी दिखनी चाहिए। तो इसमें हमेशा सीधा ही बनता है कन्वेक्स में, ठीक है। दूसरा इसमें छोटा बनता है, इसलिए देखिएगा लिखा रहता है कि जो आपको शीशा में दिख रहा है गाड़ी, हो सके उसके नज़दीक हो, है ना, जितना दूरी पे दिख रहा है उससे और पास हो, सावधानी लिखा रहता है। अब दूसरा, ये बाहर की तरह चूंकि ऐसे होता है, ये बाहर की तरह निकला होता है तो ज़्यादा दूरी कैप्चर करता है, ज़्यादा एरिया दिखा पाता है हमें, ठीक है। इसलिए इसको पीछे देखने वाले दर्पण, साइड मिरर या रियर व्यू मिरर बोलते हैं इंग्लिश में, रियर व्यू मिरर, साइड या ड्राइवर के पास जो है इसमें यूज होता है मेनली, और भी चीज़ों में यूज होता है, मेनली इसमें होता है। अवतल बनाम उत्तल देख ही लिया हमने। ये अगर अवतल है और ये उत्तल है तो इसमें क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। इसमें सिर्फ काल्पनिक बनता है, इसमें आकार जो है छोटा, समान, बड़ा सब बनता है, इसमें छोटा, हमेशा छोटा ही बनता है। ये वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक हो गया, उसमें सिर्फ काल्पनिक हो गया, उल्टा सीधा सब बनता है इसमें, इसमें सिर्फ सीधा बनता है, ठीक है। इसका डेंटिस्ट और टॉर्च, हेडलैम्प में यूज होता है, कार के हेडलैम्प में यूज होता है, और साइड मिरर में ये यूज होता है उत्तल। अब साइन कन्वेंशन यू, मगर ये वस्तु कहाँ रख रहे हैं, जैसे वस्तु यहाँ रखा है ना, तो बोला ना सारी दूरी ध्रुव से मीजर को नापते हैं, कहाँ से, ध्रुव से। तो ये ध्रुव से जो इसकी दूरी है इसको यू बोलते हैं। प्रतिबिंब बन रहा है तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को वी से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी आपको पता ही है एफ, तो ध्रुव से जो फोकस मान लीजिए यहाँ पे है तो ये फोकस दूरी एफ है, ये एफ है। वक्रता त्रिज्या मान लीजिए आपका ये है सी, तो यहाँ से यहाँ तक ये आर हो गया, या कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये दूरी ये हो जाएगी। वस्तु की ऊंचाई यहाँ से ये कितनी ऊंची है, ये एच हो जाता है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश बोल दीजिए, चाहे इसको एच आई बोल दीजिए, इसको एच ओ बोल दीजिए ऑब्जेक्ट, और इसको एच आई बोल दीजिए इमेज, जैसे भी बोल दीजिए, ठीक है। हमने एच डैश लिया है, ठीक है। तो चलिए पहले तो ये समझ लिया आपने कि सारी दूरी ध्रुव से नापते हैं, और हाइट को तो जाहिर सी बात है ऊपर और नीचे नापेंगे मुख अक्ष से, हाइट को, ऊंचाई को मुख अक्ष से,
ठीक है। वस्तु की ऊंचाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ये मुख्य अक्ष से, बाकी सब ध्रुव से। तो अब देखिए जैसे नॉर्मल हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या होता है, ये बिंदु इधर पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, इधर निगेटिव होता है, इसे पॉजिटिव होता है वाई एक्सिस, इधर निगेटिव होता है ना। वैसे इसमें भी जो ध्रुव है ना, ध्रुव के इधर साइड ऐसे जा रहे हैं पॉजिटिव है, इधर जाएंगे निगेटिव है, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव है, नीचे जाएंगे निगेटिव है। तो जैसे वस्तु ऊपर की तरफ है, यू एच जो है वस्तु की ऊंचाई, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रतिबिंब नीचे है तो निगेटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, ठीक है। वैसे ही अब इसके अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण के केस में क्या है, एफ यहाँ है, सी यहाँ है, तो मान लीजिए ये पी है, ये पॉइंट ये पी है, तो इसके इधर है, इसका मतलब इसमें एफ भी निगेटिव होगा, सी भी निगेटिव, सी मतलब आर रेडियस राइट, निगेटिव होगा। वस्तु भी इधर ही रखते हैं यानी यू भी हमेशा निगेटिव होगा, और इसमें वी भी सब इधर ही बनता है एक छोड़ के, तो वी भी निगेटिव होगा, एक केस में पॉजिटिव होगा जब इधर बनेगा। उत्तल दर्पण के केस में क्या है, इसमें एफ यहाँ है, सी यहाँ है, तो उत्तल दर्पण के केस में यहाँ से इधर है ये, यानी एफ और सी दोनों पॉजिटिव होंगे, ए भी पॉजिटिव होगा, सी भी पॉजिटिव होगा। वस्तु इधर रखते हैं तो यू निगेटिव होगा हमेशा, इसमें भी वी इधर बनता है हमेशा तो वी पॉजिटिव होगा, ठीक है। वही चीज़ें दी हुई है। अवतल दर्पण एफ हमेशा निगेटिव, आर हमेशा निगेटिव, यू हमेशा निगेटिव, एच हमेशा पॉजिटिव। एच मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु चूंकि ऐसे रखते हैं एक्स एक्सिस का हमेशा ऊपर ही रखते हैं या मुख्य अक्ष के, हमेशा पॉजिटिव। एच डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये में भी पॉजिटिव निगेटिव, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। जब ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव, नीचे बनेगा निगेटिव। वी में भी पॉजिटिव और निगेटिव, जब इधर बनेगा तो निगेटिव, इधर बनेगा तो पॉजिटिव। एक केस में इधर बनता है, बाकी सब इधर बनता है। उत्तल में एफ तो ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि एफ इधर है, देखिए इस पॉइंट से। आर भी ऑलवेज पॉजिटिव, इधर है, बताया कि एफ और आर पॉजिटिव है। यू ऑलवेज निगेटिव, क्योंकि यू तो हमेशा इधर होता है। एच ऑलवेज पॉजिटिव, एच हमेशा ऊपर की तरफ रहता है तो पॉजिटिव। एच डैश ऑलवेज पॉजिटिव, इधर बनता है, ऊपर ही बनता है, पॉजिटिव। और वी ऑलवेज पॉजिटिव, और वी भी इधर ही बनता है तो वी भी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट, अब दर्पण सूत्र। दर्पण का एक सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। एफ फोकस दूरी है, वी जो है प्रतिबिंब की दूरी है ध्रुव से, यू जो है वस्तु की दूरी है ध्रुव से। एक ये फॉर्मूला होता है, ये दर्पण का फॉर्मूला है। मैग्निफिकेशन, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, किसी चीज़ को कितना बड़ा या छोटा कर रहा है दर्पण। 1 मीटर की चीज़ को 2 मीटर कर दिया, यानी 1 मीटर का वस्तु है 2 मीटर का दिख रहा है, इसका मतलब दोगुना कर रहा है ना, तो आवर्धन 2 हो गया, दोगुना हो गया। तो आवर्धन कितना हो गया, एच डैश यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या आप एच ऑब्जेक्ट बटे एच इमेज, है ना। ऑब्जेक्ट इमेज, ऑब्जेक्ट वस्तु, इमेज प्रतिबिंब, और ये -v/u भी होता है। v इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, और u वस्तु की दूरी से। m पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, h आई नहीं ना, आई ऊपर होना चाहिए ना, ओ नीचे, हाँ इमेज के ऊपर रहेगा ना। हाँ, तो ये देखिए एच ओ ऑब्जेक्ट वस्तु की ऊंचाई तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि वस्तु तो हमेशा हम ऐसे ही लेते हैं, एच के ऊपर ही, मुख्य अक्ष के ऊपर ही लेते हैं, तो ये तो हमेशा धनात्मक है। तो एम धनात्मक कब होगा, जब ये भी धनात्मक होगा। ये भी धनात्मक मतलब ये भी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है इसका मतलब क्या है, वो सीधा है। सीधा है तो मतलब काल्पनिक है, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। यू हमेशा निगेटिव होता है, हमें मालूम है, यू हमेशा निगेटिव होता है। मान लीजिए कुछ भी -x, v जो है माइनस और y, तो y पॉजिटिव होगा तभी ये माइनस माइनस कैंसिल होकर पॉजिटिव आएगा। y मगर पॉजिटिव रहेगा तब, इसका मतलब y इधर कहीं है, इधर कहीं बन रहा है। तो इधर जब भी बनता है यहाँ से क्या होता है, वो
काल उधर जब भी बनता है काल्पनिक ही होता है, वही आ गया काल्पनिक और सीधा है। m बड़ा है छोटा है, एक से बड़ा है, एक से बड़ा है इसका मतलब ये ज़्यादा है यानी कि बड़े आकार का है, एक से छोटा है मतलब इससे ये छोटा है यानी उस छोटे आकार का है। वैसे ही निगेटिव है तो ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अब अपवर्तन, परिवर्तन हो गया, अब अपवर्तन पढ़ते हैं, ठीक है। काफ़ी लंबा चैप्टर है बेसिकली। अब परिवर्तन एक चैप्टर होना चाहिए, अपवर्तन एक अलग चैप्टर होना चाहिए। बस चलिए, अपवर्तन क्या, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जैसे ये, तो प्रकाश कुछ मुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायु है, हवा है, और ये मान लीजिए कांच है, शीशा है, ठीक है। अब ऐसे गया, इस पॉइंट पे जब आया, माध्यम चेंज हुआ, तो इस बिंदु पे जो अभिलंब है, ठीक है, तो जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन पता चला या तो ऐसे भी हो सकता है या हो सके ऐसे भी हो जाए। अब डिपेंड करता है कि माध्यम कौन सघन है कौन विरल है। तो सघन मतलब थोड़ा मजबूत, तो मजबूत आदमी की तरफ लोग ज़्यादा झुकते हैं, जो कमज़ोर होता है उससे दूर भागते हैं। तो अगर इधर वाला कमज़ोर है तब ये इधर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। अगर इधर वाला मजबूत है तो उसकी तरफ झुकेगा। तो ये वायु से कांच ज़्यादा सघन है तो कांच की तरफ मुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखिए, ऐसे आया, ऐसे ना जाके अभिलंब की तरफ मुड़ गया, तो सघन की तरफ मुड़ जाता है। सघन विलंब वो जो है अभिलंब की तरफ, सघन माध्यम में जाएगा, विरल से सघन में तो मुड़ जाएगा अभिलंब की तरफ, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाएगा। अब मुड़ना क्यों होता है? मुड़ना इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से चलता है, ठीक है। ये क्या हो गया? हैंग कर गया क्या ये? अरे भैया क्या हो गया? ठीक है, चलिए थोड़ा सा नीचे आ गया ना, कोई बात नहीं। तो ये अलग अलग माध्यम में जो ना उसकी गति अलग होती है। कांच बताया था ना कि सबसे ज़्यादा किस में होता है? वैक्यूम में, निर्वात में। हवा में भी लगभग उसका दूसरे माध्यम में जाएंगे तो उससे निर्वात से कम होता है। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग स्पीड होता है, इसलिए मुड़ता है। मुड़ना इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से चलता है। किसी दिए गए माध्यम युग्म, जो जाहिर सी बात युग्म होगा, एक जोड़ा है ना, वायु गिलास, एक ही माध्यम है तब तो चेंज ही नहीं हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब दो माध्यम है, तो जो दिए गए किसी दो माध्यम में दिशा में होने वाले परिवर्तन की सीमा को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभी अपवर्तनांक क्या है अभी हम देखेंगे, यानी दोनों के बीच में जो स्पीड का जो अनुपात वगैरह होगा उसको अपवर्तनांक के रूप में वो भी आगे हम पढ़ेंगे। सघन माध्यम क्या है? प्रकाश अभिलंब की ओर झुकता है, सघन माध्यम में गति कम होती है। सघन माध्यम ज़्यादा कॉम्पैक्ट जो है वो पैकिंग है एटम्स की, उसमें विरल में थोड़ा अलग अलग है। तो सघन में जो है गति कम होती है, विरल में ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है वो सघन में अभिलंब की ओर झुकता है। विरल माध्यम प्रकाश अभिलंब से दूर भागता है, और गति जो है वो गति तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, ठीक है। सघन से अधिक होती है, निर्वात से अधिक नहीं हो जाएगी, है ना। चलिए, अब अपवर्तनांक क्या है? तो मानिए यदि हवा में प्रकाश की गति c है, ये क्या हो जा रहा है यार? अच्छा, ये ऐसे ही था।
चलो भैया इतने पे करते हैं। हाँ, तो यदि हवा में प्रकाश की गति c है और माध्यम में v है, हवा में c है, c को तो मान लीजिए निर्वात में, हवा में भी वही मान लेते हैं कि c की गति वो तो c फिक्स है, ठीक है, और किसी माध्यम में जा रहा है, उस माध्यम में उसकी गति मान लीजिए v है, तो उस माध्यम में c और v का जो अनुपात होगा ना, उसको मान लीजिए माध्यम को m लिख दिया मैंने, ये अपवर्तनांक को n या म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो n से आपने डिनोट कर दिया, तो एन एम यानी उस माध्यम का स्थिरांक वो जो है अपवर्तनांक कितना हो गया c बाई वी। तो ये हमेशा बड़ा होता है, नहीं कम होता है, ये बड़ा होता है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन तो 1 होगा ही, राइट, कोई मीडियम में किसी भी माध्यम में ग्रेटर देन 1 होगा, अगर निर्वात लेंगे तो इक्वल टू 1 होगा, राइट, ठीक है। तो वायु में चाल c बाई वी, तो ये उस माध्यम का अपवर्तनांक है किसी माध्यम का, तो उस माध्यम में जो चाल है v है और वायु में c है, तो c बटे v जो है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा। अब अपवर्तनांक मान लीजिए माध्यम 2 के संबंध में माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ठीक है, या माध्यम 1 के संबंध में माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अब दो माध्यम है, एक इधर 1 है इधर 2 है, तो अब क्या होगा, इसका अपवर्तनांक जो है उनका दोनों का बीच में इसके संबंध में इसका अपवर्तनांक यानी 1 का माध्यम 1 के संबंध में 2 का 1 के संबंध में, ऐसे लिखेंगे, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये n2 बाई n1, n2 कितना है c बाई v2 बाई c बाई v1, तो ये कितना हो जाएगा c c कैंसिल v1 बाई v2, वही लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे ही माध्यम 2 का संबंध में माध्यम 1 का यानी कि n12 यानी n1 बाई 2 n2 यानी कि c बाई v1 बाई c बाई v2, c c कैंसिल यानी v2 बाई v1, ठीक है, ये आ गया। तो अगर हवा में c है और किसी माध्यम में उसका कुछ v है, तो c बाई v जो है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा उस माध्यम का, ठीक है, सार ये है। चलिए, कुछ वस्तुओं का पदार्थों का यहाँ पे अपवर्तनांक दिया हुआ है, जैसे वायु का निर्वात में 1 होता है, वायु में एग्जैक्टली 1 नहीं होता, 1 के आसपास होता है, 1.0003, बर्फ में 1.31, जल में 1.33, अल्कोहल में 1.36, बेंजीन में 1.5 होता है एग्जैक्टली, और डायमंड हीरा में 2.42, गिलास में 1.52, कनाडा बाल्सम में 1.53, रॉक सॉल्ट में 1.54। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपवर्तन बिना झुके, तो अपवर्तन में क्या है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो थोड़ा झुक जा रहा है, सघन की तरफ झुक जा रहा है, विरल से दूर भाग जा रहा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है बिना झुके हो निकल जाए? हाँ, एक तो अगर माध्यम चेंज ना हो या उसका अपवर्तनांक चेंज ना हो तो बिना झुके निकल जाएगा। दूसरा, माध्यम चेंज भी हो लेकिन वो एकदम इंसिडेंट नॉर्मली हो उस पर 90 डिग्री पे, तो सीधे निकल जाएगा। जिस बिंदु पे दो माध्यम का जो ये मिलने वाली रेखा पे अगर वो 90 डिग्री पे अगर आपतित हो रहा है तो सीधे निकल जाएगा, ठीक है। समान आपतन, नॉर्मल इंसिडेंस, इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल मतलब एट 90 डिग्री, सामान्य आपतन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधा 90 डिग्री आपतित होता है तो ये मुड़ता नहीं और सीधे निकल जाता है। तो ये तो सीधा आया, तो इस पॉइंट पे अभिलंब भी ऐसे ही होगा और आपका आपतित किरण भी ऐसे ही है, यानी अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एंगल 0 है ना। ये क्या हो रहा है भैया? ठीक है, तो ये चीज है, राइट। अब दूसरा क्या है, कर्व्ड सरफेस है, अगर ऐसे है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभिलंब ऐसे है ना, आपतित किरण भी ऐसे ही है, यानी कि 90 डिग्री पे यहाँ पे आपतित हो रहा है तो यहाँ भी सीधे निकल जाएगा। वैसे ही ऐसे आया, अब यहाँ से तो मुड़ गया, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन अब इस बिंदु पे क्या है, टेंजेंट है, टेंजेंट पे ये तो 90 डिग्री से जा रहा है तो यहाँ पे सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो आपतित
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधा 90 डिग्री पे आपतित होता है तो ये मुड़ता नहीं और सीधे निकल जाता है। दूसरा, यदि माध्यम या अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन नहीं होता तो भी सीधे निकल जाता है। जब माध्यम ही चेंज नहीं होगा, अपवर्तनांक चेंज नहीं होगा तो सीधे निकलेगा ही। अब अपवर्तन के नियम, जैसे परावर्तन के 2 नियम थे, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। एक नियम तो वही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतित बिंदु पे खींचा गया अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। वो तल का मालूम है, आप ये तल है इसी तल में होना चाहिए, नहीं कि एक ऐसे है एक ऐसे है, राइट। दूसरा, जो आपतन कोण और आपतन कोण, उसमें परावर्तन कोण था, इसमें आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन, साइन आई बटे साइन आर, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया बराबर एक कांस्टेंट होता है, स्थिरांक, राइट। इसी को उसका क्या बोलते हैं, दूसरे माध्यम का 1 के रेस्पेक्ट में, यानी अपवर्तनांक होता है। ये जो कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है, यही अपवर्तनांक है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन आई को मान लिया थीटा 1 बोल दिया और साइन आर यानी साइन थीटा 2 बोल दिया, है ना। आर बोलेंगे, हाँ अपवर्तन जो भी है इसको आर से ही डिनोट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये n2/n1 हो जाएगा, यानी दूसरे का 1 के रेस्पेक्ट में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा n1 साइन थीटा 1 अपन n2 साइन थीटा 2। ऐसे क्या है, इस पॉइंट पे ये अभिलंब है, ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा मुड़ गया, ठीक है। माध्यम 1 माध्यम 2, तो वही बोल रहा है कि ये जो है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एक स्थिरांक है। स्थिरांक क्या है, ये कांस्टेंट, इसको n21 बोल दिया है, यानी 2 का 1 के संबंध में, रेस्पेक्ट में, ठीक है। और उसको n2/n1 कर देंगे तो n1 साइन थीटा n2 साइन थीटा ये आ जाएगा। थीटा 1 ये, थीटा 2 ये लिया है। कांच के स्लैब के माध्यम से अपवर्तन, अब ये कांच का है, ये देखिए बेसिकली अपवर्तन के नियम 2 है कि एक तो आपतन किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा साइन आई बाई टे साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये लिख देना। इसी को स्नेल लॉ भी बोलते हैं, इसी को स्नेल लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इतना लिख देना बस। ये क्या है, अब एक कांच है, इधर मान लीजिए वायु है, इधर कांच है, एयर और गिलास लिखा हुआ है, वायु और ये कांच, ठीक है। यहाँ आया ऐसे, यहाँ पे नॉर्मल ये है, तो ये विरल है, ये सघन है, तो ये इधर झुक गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आया, अब यहाँ फिर माध्यम चेंज हो रहा है, फिर इधर वायु है, तो यहाँ पे अभिलंब ये है, अब अभिलंब से ये दूर भागेगा, ऐसे न जाके ऐसे भागेगा। अब ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको इमर्जेंस एंगल बोलते हैं, निर्गत कोण। ये आपतन कोण और ये निर्गत कोण, यानी आई इक्वल टू कोण ई, आपतन और निर्गत। अगर ये माध्यम, इसके पहले वाला माध्यम और इसके बाद वाला माध्यम दोनों सेम है, तब पता चले यहाँ पे वायु है, यहाँ पे कांच है, यहाँ पे पानी है, तब वायु और पानी के बीच का तो अपवर्तनांक कुछ अलग होगा ना, यहाँ का अलग होगा, तब तो सेम नहीं होगा ये एंगल जो है। लेकिन ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो जितना इधर मुड़ा था उतना वापस इधर मुड़ गया, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपतित किरण और ये जो अब निर्गत किरण, ये दोनों लगभग समानांतर हो जाएंगी, ऐसे बस इतना इनके अंदर शिफ्ट आ जाएगा। आपतित किरण और निर्गत किरण समानांतर है, हाँ आपतित और निर्गत समानांतर है, बशर्ते दोनों ओर माध्यम समान हो। दोनों ओर माध्यम समान हो मतलब कि बीच इधर भी और इधर भी माध्यम समान हो, यानी कि आपतन बिंदु से पहले, इससे पहले वाला माध्यम और निर्गत बिंदु के बाद और निर्गत बिंदु के बाद वाले ये दोनों माध्यम समान हो, तभी राइट पता चलिए माध्यम अलग है तो स्पीड ही अलग हो जाएगी, कोण अलग हो जाएगा। आपतन कोण इक्वल टू निर्गत कोण। अब गोलाकार लेंस आप पढ़ते हैं भैया, लेंस के बारे में। तो जैसे वहाँ पे हमने, इसमें 2 सरफेस होता है बेसिकली,
दर्पण में क्या था, एक ही था, जैसे ये गोला है उसके काट लिया था हमने, यहाँ से हो गया। इसमें क्या है कि एक इधर भी रहेगा एक इधर भी रहेगा, एक इधर है इधर इधर है, राइट। इसमें अब दो सरफेस है, दो सतह, राइट, दो सतह है। इसमें अब क्या है, इसमें भी ये वक्रता केंद्र है। इस गोले का मान लीजिए C1 है, इसका C2 है, ठीक है। तो यहाँ से इसका भी जो है ये जो है ये त्रिज्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या R1 और इसका R2। यहाँ पे इसमें भी यहाँ पे ये P1 है ध्रुव 1, यहाँ पे P2 है ध्रुव 2। दोनों के बीच में जो है ना, इसको ऑप्टिकल केंद्र यानी कि प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। इसमें भी इसको मिलाने वाले को मुख्य अक्ष बोलेंगे आप, ठीक है। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 R1 P1, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र, P2 C2 वक्रता केंद्र ध्रुव 2, राइट। रेडियस वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष इसमें भी है। तो ये उत्तल होता है, जैसे उसमें क्या था, ऐसा वाला उत्तल था ना, एक साथ आइए एक साथ आइए, तो जो ये इसमें भी ये उत्तल हो गया। और इसमें क्या है, उसमें क्या था, ये अवतल था, तो इसको ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। एक अवतल दर्पण लीजिए, एक वैसा ही इधर से लगा दीजिए, ये अवतल लेंस हो गया। उत्तल ऐसे था उत्तल उसमें, और एक इधर से भी जोड़ दीजिए तो उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है, किनारे पतला, अवतल लेंस बीच में पतला, किनारे मोटा। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, क्यों, क्योंकि इससे जो पास होके जाएगी ना, वो एक जगह जाके अभिसरित होती है, राइट, यानी मिल जाती है, कन्वर्ज कर देता है, एक जगह उनको मिला देता है, तो इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये किस में होता था, कॉनकेव दर्पण में होता था, एक जगह मिलती थी ना सब जगह, तो ये अभिसारी दर्पण था अवतल, लेकिन यहाँ उत्तल अभिसारी लेंस है। तो जो अवतल दर्पण में होता था, सेम देखेंगे घटनाएं यहाँ उत्तल लेंस में होगा। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण अवतल लेंस, उल्टा होगा इसमें, क्योंकि दो सरफेस मिल गया है, ठीक है। चलिए, वैसे ही उल्टा होता है इसमें अवतल में। वहाँ उत्तल के केस में नहीं मिलता था, काल्पनिक रूप से मिलता था। यहाँ अवतल के केस में ये आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा, ये आएगा और ऐसे निकल जाएगा, तो इसको कहीं करेंगे तो इधर आके मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका होगा। तो इसका प्राइमरी, इसमें अब दो फोकस है, एक फोकस ये, एक फोकस ये, क्योंकि दो गोले का भाग था ना, दो फोकस। तो जहाँ पे मिल रहा है ना, उसको प्राइमरी, प्राथमिक फोकस बोलते हैं। तो उत्तल का इधर है, अवतल का इधर है प्राइमरी फोकस, ठीक है। उसमें C बोलते थे, इसमें 2F बोल देते हैं। C क्या होता था, यहाँ से C की दूरी क्या हो, R है। R क्या था, F के दोगुना था, F है F के दोगुना है, तो 2F बोल दिया हमने, ठीक है। वैसे F के दोगुना था, C बोलिए चाहे 2F बोलिए। लेंस में दो वक्र सतह होती हैं, जाहिर सी बात है, दो सतह है, एक वक्र सतह ये, एक ये और ये, है ना। दो फोकस F1 और F2, दो फोकस होता है, देख ही लिया हमने, है ना। दो फोकस होता है ना, एक इधर एक इधर, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये फोकस है, ये फोकस है, दो इसमें, ठीक है। हो गया भैया। प्राथमिक फोकस उत्तल में जहाँ किरणें अभिसरित होती हैं, जहाँ आके मिल रही हैं। अवतल में वो बिंदु जहाँ से किरणें अपसरित होती प्रतीत होती हैं, जहाँ से वो ऐसे अपसरित होती प्रतीत होती हैं, ये अवतल में। और दर्पण में क्या था, उल्टा था। अवतल में जो है वो अभिसरित हो रही थी और उत्तल में अपसरित हो रही थी, ठीक है। अब इसमें भी कुछ नियम है छवि निर्माण के, जैसे उसमें था कि समानांतर आएंगी फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से आएंगी समानांतर हो जाएंगी, केंद्र से जाएंगी तो सेम पाथ पे लौट आएंगी। इसमें लौटती नहीं, इसमें तो गुजर जाती है, तो यहाँ पे सीधा जाएगी तो फोकस से होकर गुजरेगी। और अगर ऑप्टिकल सेंटर यानी प्राकृतिक केंद्र से जाएगी तो बिना मुड़े सीधे निकल जाएगी। फोकस से होकर जाएगी पहले ये वाला फोकस से, तो समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तीन है, सिंपल याद रखिए।
अब चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे बन रहा है। जैसे हमने दर्पण का देखा, इसमें भी देखते हैं। अनंत पे है तो किसे होगा, ये आती हुई प्रतीत होंगी, राइट। तो जो इधर से आ रहा है वो फोकस से होके गुजर जा रही है ना। ये क्या था, ये F1 है, ये 2F1 है। R1 ना बोल के 2F1 बोल देते हैं। ये आपका ऑप्टिकल है, ये F2 है और ये 2F2 है, ठीक है। चलिए तो अनंत पे है तो क्या है, ये F2 पे बन रहा है। एक्चुअली मिल के बन रहा है, इसका मतलब वास्तविक है। जब भी एक्चुअली मिलने से बने वास्तविक है तो उल्टा है, ये हर जगह रहेगा, ठीक है। बहुत ही छोटा, ये कहाँ पे होता था, अवतल दर्पण के केस में। जब अनंत पे हो तो फोकस पे बनता था, वास्तविक छोटा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, वास्तविक का उल्टा, सेम वास्तविक का सीधा, हाँ वास्तविक का उल्टा, ठीक है। तो वहाँ अवतल केस में या उत्तल के केस में हो रहा है। अब 2F1 से परे, यानी F1 है, ये 2F1 है, O है, F2 है, 2F2 है, राइट। 2F2 बोल रहे हैं। अब इससे परे यानी अनंत और इसके बीच में कहीं है, अनंत और 2F1 के बीच में है कहीं। अब क्या होगा, जाएगा यहाँ से होके निकल जाएगा। दूसरा ठीक है, तो यहाँ पे कहीं बन रहा है ये F2 और 2F2 के बीच में, ये 2F2 है, ये 2F2 है, ये F2 है। तो क्या होगा, F2 एवं 2F2 के बीच में अवतल में, अवतल दर्पण में क्या होता था, जब C से परे, ये C है ना एक तरह से, 2F1 को C1 मान लीजिए, इससे परे होता तो क्या होता था, फोकस और केंद्र के बीच में होता है। ये भी 2F2 क्या है, C2 है, इसके बीच में बन रहा है, सेम उसके बीच में बन रहा है। ये भी एक्चुअली मिलने से बनता है, वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा है, और ये सी छोटा है, छोटा है, इससे छोटा बनेगा, ठीक है। अब 2F1 पे हो तब F1 2F1, अब यहाँ पे हो तब क्या होगा, वो है F2 है, 2F2 है, ठीक है। यहाँ पे मिलता है 2F2 F2, ठीक है। एक पैरेलल गया, वो फोकस से होके गुजरेगा, राइट, ये रहा। एक ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगा, ये रहा, ठीक है। तो कहाँ पे बना एग्जैक्टली 2F2 पे, उसमें भी केंद्र पे होता था, केंद्र पे ही बनता था। एक में C1 पे है तो C2 पे बन रहा है, यानी C2 2F2 पे। कैसा बन रहा है, ये एक्चुअली मिलने से बन रहा है, वास्तविक है, वास्तविक है तो उल्टा है, सेम आकार के, समान आकार का बन रहा है, ठीक है। अब 2F1 और F1 के बीच, यानी ये F1 है, 2F1 है, ये F2 है, 2F2 है। अब इनके बीच में कहीं है, तब क्या होगा, ये O है, ठीक है। और एक इससे गुजारिए, इधर कहीं बनेगा, राइट। तो ये 2F2 से परे बन रहा है, एक्चुअली मिलने से बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, वास्तविक है तो उल्टा है, और ये बड़े आकार का बन रहा है। उसमें भी देखिए केंद्र तक समान था, केंद्र से इधर बढ़ रहे थे तो बड़ा बनता था, इसमें भी बड़ा बन रहा है। अब F1 पे होगा तब क्या होगा, F1 है, 2F1 है, O है, F2 है, 2F2 है, ठीक है।
अब F1 पे आ गया तब क्या होगा, ठीक है। और एक ये दोनों समानांतर पर लाइनें जा रही हैं। समानांतर है मतलब अनंत पे कहीं, ठीक है। ये दोनों लाइनें समानांतर है तो कहाँ बनेंगी, अनंत पर। उसमें भी जब फोकस पे होता था तो अनंत पे बनता था, लेकिन यह उत्तल लेंस के केंद्र पे, उसमें अवतल दर्पण के केंद्र में था। अनंत पे वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा, और ये क्या, बहुत ही बड़ा। अनंत पे कहीं जाके बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। अब F1 और O के बीच में है F1 2F1 O F2 2F2। अब इसके बीच में कहीं है तो क्या होगा, कहीं इधर बन रहा है ना। इसमें एक्चुअली नहीं मिलेंगी, ये तो और दूर होती चली जा रही हैं एक दूसरे से, तो ये तो अनंत में भी नहीं मिलेंगी कहीं, तो ये इसका मतलब ये कहीं काल्पनिक मिलेंगी पीछे जाके। तो हमने कल्पना किया अब के बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले हैं। तो पीछे कहीं मिला ये, और ये बड़े साइज का है और सीधा है, तो ये क्या है, कहाँ बन रहा है, ये दूसरे साइड है ना, वस्तु के साइड, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये काल्पनिक सीधा और बड़ा, ठीक है। चलिए, छवि निर्माण सारांश, उत्तल लेंस का सारांश वही है, जब अनंत पे था तो यहाँ बन रहा था, बीच में आया तो बीच में आया, 2F1 तो 2F2 पे आया, है ना। इसके बीच में आया तो इधर कहीं गया, यहाँ पे था तो अनंत पे चला गया, इधर आया तो इधर कहीं डॉटेड बनेगा, ठीक है। अनंत पे, फोकस पे, वास्तविक, उल्टा, अत्यंत, छोटा, बहुत दूर, 2F से परे, F और 2F के बीच में, वास्तविक, उल्टा, छोटा, 2F पे है तो अंदर 2F, यानी 2F1 पे है तो 2F2 पे, ऐसे मान लीजिए। 2F1 है तो F1 और 2F2 ऐसे कर लीजिए। F1 और 2F1 के बीच में है तो 2F2 से परे है। F1 पे है तो अनंत पे, F1 और O के बीच में है तो लेंस की ओर, उसी ओर बन जाता है। आभासी सीधा उल्टा, आभासी उल्टा सीधा बड़ा बनता है। एक ही केस में आभासी बनता है, जैसे अवतल लेंस के केस में एक ही सीधा में आभासी सीधा बनता था, बड़ा बनता था। इसमें भी एक ही केस में जब F और O के बीच में हो, उसमें जब F और ध्रुव के बीच में होता था। अब ये अवतल लेंस के कुछ नियम हैं, नियम वही है, पैरेलल आएगा ऐसे गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रहा है। जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो सीधा गुजर जाएगा, जो फोकस की तरफ आप भेजेंगे तो अपवर्तित हो जाएगा, लेकिन ऐसे रहेगा। फोकस की ओर भेजेंगे तो अपवर्तित होकर समानांतर हो जाएगा। 3 नियम यूज करके इसमें भी 2 ही केस बनेंगे, जैसे उसमें अवतल दर्पण में 2 बनता था, इसमें उत्तल उसे उत्तल दर्पण में 2 बनता था, इसमें अवतल लेंस में 2 बनेगा, या तो अनंत पे या अनंत और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं। अनंत पे है तो क्या होगा, समानांतर पे आएगी, समानांतर आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, समानांतर आएगी ऐसे निकल जाएगी। F1 2F1 F2 2F2, राइट। तो जब अनंत पे है तो कहाँ बन रहा है, F1 पे बन रहा है। अनंत पे है तो फोकस पे बन रहा है। ये एक्चुअली मीट होने से नहीं बन रहा है तो काल्पनिक होगा, सीधा होगा, अत्यंत छोटा है। दूसरा क्या है कि अनंत और इसके बीच में कहीं हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा और ऐसे निकल जाएगा ना, ठीक है। दूसरा एक ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा तो सीधा निकल जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये लाइन तो ऐसे गई, ऐसे निकल गई थी, ये तो काल्पनिक लाइन है, तो इसका मतलब ये कहाँ बन रहा है, इसी ओर बन रहा है,
ये O है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, 2F2 है। तो O और F के बीच में बन रहा है, लेंस की ओर बन रहा है, जिस साइड वस्तु रखा है लेंस की ओर, F और O के बीच आभासी और सीधा भी काल्पनिक बन रहा है, सीधा है और छोटा है। तो इस केस में आभासी तो दोनों आभासी बनता है, लेकिन छोटा बनता है, अत्यंत छोटा और छोटा, बड़ा नहीं। बड़ा किस में बनता है? उत्तल लेंस में। लेंस सूत्र जैसे दर्पण सूत्र था, लेंस सूत्र, इसमें भी 1/f, बस 1/v प्लस u था उसमें, इसमें माइनस रहेगा। उसमें यहाँ बीच में प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन है। आवर्धन वही है कि इतना बड़ा ये छोटा कर रहा है, यानी h डैश बट h, यानी ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज का है एच आई और एच ऑब्जेक्ट वस्तु का, या इसको वी बाई यू भी बोल सकते हो। उसमें माइनस वी बाई यू लेते हैं, इसमें वी बाई यू लेते हैं। चिन्ह परिपाटी सेम होता है, जैसे इधर वाला पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, सेम इसमें भी फॉलो होता है। तो एम पॉजिटिव है, इसका मतलब सेम वही चीज़, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यही पॉजिटिव है, यानी सीधा है। सीधा है तो काल्पनिक है। एक से ज़्यादा एक से छोटा है, एक से ज़्यादा है मतलब प्रतिबिंब बड़ा, एक से छोटा मतलब प्रतिबिंब कम है। निगेटिव है, इसका मतलब उल्टा है, वास्तविक है। अब ये देख लीजिएगा उल्टा वास्तविक किसमें बनता है। जब भी वास्तविक और उल्टा बनेगा तो उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस में तो आभासी काल्पनिक ही बनता है। अब लेंस की क्षमता, पावर बोलते हैं ना, जैसे चश्मा वगैरह लगाते हैं लोग, बोलते कितना पावर है, तो वही लेंस की क्षमता, उसी को लेंस की पावर बोलते हैं। तो यानी कि वो किसी लेंस की क्षमता, उसको अभिसारित या अपसरित करने का, कितना वो अभिसारित या अपसरित कर पा रहा है, वो उसकी क्षमता होती है। तो फोकस दूरी पर निर्भर करता है, जितना ज़्यादा फोकस दूरी। अब ये है कि एक लेंस ऐसे है, एक लेंस ऐसे है, ये ज़्यादा मुड़ा हुआ है तो ये ज़्यादा अभिसारित या अपसरित करेगा, कम मुड़ा हुआ है तो कम करेगा। तो जो ज़्यादा, तो इसका फोकस दूरी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो जिसका फोकस दूरी कम होगा उसकी ज़्यादा क्षमता है अभिसारित या अपसरित करने का। तो फोकस दूरी जितना कम, पावर उतना ज़्यादा, यानी उल्टा है। P = 1/f। f मीटर में, चूँकि f क्या है? डिस्टेंस है, दूरी, दूरी मीटर में नापते हैं। तो जब ये मीटर में रहेगा तो ये पावर को डायोप्टर बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं, एक डायोप्टर। ठीक है, वही लेंस की क्षमता, लेंस की अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता है। यह उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी P = 1/f। लेंस की क्षमता के ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, P को डायोप्टर, इसे अक्षर D से दर्शाया जाता है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। 1/1 मीटर यानी कि 1D = 1 पर मीटर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस मिलाता है, तो जो मिलाता है उसकी धनात्मक, जो अपसरित करता है उसका ऋणात्मक। क्षमताओं का संयोजन, अब एक से ज़्यादा लेंस लगा हुआ हो तो क्या करेंगे? सबकी पावर जोड़ देंगे, सिंपल बीजगणितीय सम योग। अब चलिए, अब यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहा है। PYQ है सारे, कर लेते हैं, उसके बाद में जो है आपका ये चैप्टर समाप्त। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, अवतल दर्पण है, लेंस नहीं, दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण मतलब ये केव वाला, ठीक है। वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। समान आकार कब होता था? जब C पे होता था ना, C पे होता था तो समान आकार का होता है। वस्तु की स्थिति क्या है? तो वक्रता के अंदर है, पहले ही बता दिया, राइट। चलिए, सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाए? सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है? अभिसरित करता है ना एक जगह पे सबको। तो एक जगह पे जब केंद्रित करेगा तो हीट आपकी ज़्यादा होगी, वही काम है वहाँ पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। फोकस दूरी क्या है? जैसे ये है, अब इसकी फोकस दूरी कम होगी, इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होगी, इसका केंद्र है तो यहाँ पे कहीं फोकस दूरी जितना बढ़ाते जाए, ऐसे सीधा करते जाए, फोकस दूरी बढ़ती जाएगी। और जब बिल्कुल सीधा हो जाए तब क्या होगा? तो इसका फोकस दूरी क्या है? आर के आधा होता है, इसका तो आर ही पता चला। तो आर तो तब होगा ना जब कोई गोला बने, तो बिल्कुल सीधा है, अनंत हो जाएगा उसका, तो अनंत। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है?
अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, अवतल दर्पण है, ये सी है, ये एफ है। क्या होता है, जहाँ किरणें मिलती हैं यहाँ के, वही फोकस होता है ना, मुख्य फोकस, वो बिंदु जहाँ किरणें अभिसरित होती हैं। ठीक है, दर्पण का ध्रुव आकृति का केंद्र, दर्पण का शीर्ष नहीं। प्रकाश की एक किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है, इसका पथ क्या है? जब प्रकाशित केंद्र से, जब लेंस का जो है ना ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो बिना मुड़े निकल जाती है, थोड़ा विचलित, समानांतर, बिना विचलित हुए गुजरता है। ठीक है, चलिए। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होता है? समतल दर्पण में कैसा बनता है? सेम साइज का बनता है, यानी h डैश अपॉन h। तो अगर x मीटर था तो x मीटर का ही बना, यानी 1 हो गया ना, 1 के बराबर। जितना है उतना ही बन रहा है, ना छोटा ना बड़ा कर रहा है, यानी सेम रेशियो है तो 1 रहेगा। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन तो हालांकि अगले चैप्टर का है। चलिए, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीज़ ठीक दिख रही है, दूर की ठीक नहीं दिख रही है, उस केस में अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण ये है। ठीक है, ये आपका ध्रुव है, ये एफ है, ये सी है, यानी कि ये आर है, और ये एफ है। ठीक है, तो यहाँ से इधर वाला पॉजिटिव होता है। किसके लिए पूछ रहा है? फोकस दूरी के लिए। फोकस दूरी इसका धनात्मक होगा, धनात्मक। उत्तल दर्पण है ना, हाँ, उत्तल दर्पण। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। निर्वात में प्रकाश की गति का माध्यम से अनुपात, अपवर्तनांक, हाँ यही है ना। अपवर्तनांक क्या था? C/V, निर्वात में और माध्यम में जो था गति का अनुपात था। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में तो सब हो सकता है, काल्पनिक, वास्तविक, लेकिन उत्तल में सिर्फ काल्पनिक है, और काल्पनिक है तो सीधा होगा, आभासी और सीधा। उत्तल, जो दर्पण में उत्तल है वो लेंस में अवतल है, मगर उसका जो चरित्र जो है, वो निर्माण जो है वो प्रतिबिंब का। अब ये कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कर लिया हमने। जब वस्तु सी पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को दर्शाने के लिए किरण आरेख बनाइए। चलिए भैया, ये तो आप हमने लेक्चर में कि वहाँ भी देख सकते हैं। ये ध्रुव पी हो गया, एफ हो गया, ये सी हो गया, सी पे है तो ठीक है। यही हो गया। जब वस्तु सी पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, ये दर्शा दीजिए कहाँ पे? सी पर क्या है? वास्तविक है, वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा होगा, समान आकार का होगा। एक अवतल दर्पण ध्रुव से 10 सेंटीमीटर दूर एक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण, चलिए दर्पण बनाने की जरूरत नहीं, बेसिकली वी दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर। अब ये अब इसमें ये गड़बड़ किया है क्वेश्चन में, ये नहीं बताया पी से 10 बोला है, इधर की इधर, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों साइड प्रतिबिंब बनता है। हम मान लेते हैं इधर ही ज़्यादा बनता है तो इधर ही का मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर पर, तो -10 ले लेते हैं, क्योंकि इस बिंदु से इधर माइनस लेते हैं। यदि वस्तु 20 सेंट, वस्तु तो मालूम है कि इधर ही रहता है, यानी ये हमेशा निगेटिव ही होता है, U = -20 सेंटीमीटर। अगर ये ध्रुव से इधर 10 पॉजिटिव 10 दे, इधर अगर है काल्पनिक बन रहा है, यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था काल्पनिक या वास्तविक। हम मान के चलते हैं कि वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब माइनस लेंगे। ठीक है, U -B हो जाएगा। काल्पनिक होगा तब तो इधर बनेगा तो +10 लेना पड़ेगा। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, F निकालना है। तो 1F = 1/V + 1/U, यही था ना। 1/V कितना है? -10 प्लस 1/, ये कितना है? -20, या माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/10 + 1/20 कितना हो जाएगा? यानी -3/20,
तो 1/f इजकल टू -3/20, f बराबर कितना हो जाएगा -20/3, यानी -6.67 कुछ सेंटीमीटर हो जाएगा, -6.67 है ना। ठीक, कुछ नहीं, फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे प्लस या माइनस वो देख लेना कौन है। यू तो हमेशा माइनस ही रहता है, इधर रहता है। वी अगर इधर बना है तो माइनस है, इधर है तो प्लस है। उसने बताया नहीं था, क्योंकि अवतल के केस में दोनों अवतल है, अवतल के केस में इधर भी बनता है इधर भी बनता है, मैंने वास्तविक मान के इधर बना दिया, और काल्पनिक रहेगा तो इधर रहेगा। अपवर्तन का नियम बताइए, ये आपने पढ़ाई था। अपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो एक ही तल में होते हैं, साइन इजकल टू साइन आर इजकल टू कॉन्स्टेंट, स्नेल लॉ। ये डायग्राम बना दीजिएगा, या तो आप एक माध्यम से आगे थोड़ा सा इधर बढ़ जाएगा, आई आर माध्यम 1 माध्यम 2। ठीक है, चलिए। एक लेंस आभासी, सीधा और आवर्धित। आभासी और सीधा किस में बनता है? लेंस बोल रहा है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में बनता है, लेकिन आवर्धित बोल रहा है मतलब कि बड़ा प्रतिबिंब। अवतल में हमेशा छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है छोटा बनता है, बड़ा किस में बनता है? उत्तल के केस में। लेंस को पहचानिए, तो लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया, है ना, उत्तल लेंस है। और किरण आरेख बनाइए, किरण आरेख बना हुआ है, कहाँ है? ये कब बनता है? आभासी, जब F1 और ऑप्टिकल सेंटर F और O के बीच में हो तब बनता है, ये रहेगा। एक तो पैरेलल, देखो लेंस के केस में सिंपल है बनाना, एक पैरेलल ले जाइए वो F से गुजर जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दीजिए, वो सीधा निकल जाएगा। तो कहीं मिल नहीं रहा, इसका मतलब पीछे कहीं मिलेगा, पीछे मिलेगा तो यहाँ बनेगा कहीं। ठीक है, चलिए। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या है, यानी पावर क्या है? क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की अपने से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसरित करने की क्षमता होता है, या उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। P इक्वल टू 1.1/f, P इक्वल टू 1/f। P क्या है? लेंस की क्षमता है, ऐसा यूनिट डायोप्टर है। फोकस दूरी है, F क्या? फोकस दूरी है, ऐसा यूनिट मीटर में होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? फोकस दूरी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर या 50 × 10⁻² मीटर, हमें मीटर में लेना है डायोप्टर में निकालने के लिए। डायोप्टर में तब होता है जब F मीटर में होता है, हमने पढ़ा था। तो आप निकाल दीजिए, P इक्वल टू 1/f, यानी 1/50 × 10⁻²। 10⁻² को ऊपर भेज दीजिए, 10⁻+2 हो जाएगा बटे 50। 10⁻+2 कितना होता है? 100 होता है बटे 50, 2 यानी कि 2 डायोप्टर उसका पावर हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए। F और 2F के बीच में स्थित वस्तु के लिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किरण आरेख बना है, इन दोनों के बीच में है। अभी मैंने क्या बोला? उत्तल लेंस है, ये हो गया उत्तल लेंस। F1 2F1 F2 2F2, F1 और 2F1 के बीच में है। एक पैरेलल ले जाइए, F2 से गुजर जाएगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा गुजर जाएगा, यहाँ कहीं बनेगा 2F1 से परे, 2F2 से परे। क्या है ये? वास्तविक है, सच में मिलने से हो रहा है। वास्तविक है तो उल्टा है और बड़ा है। अब ये क्या है? एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से F इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, अब माइनस है या प्लस पता नहीं, चलिए, क्योंकि ये भी एक वस्तु फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण बोल रहा है। अवतल दर्पण का F ये है, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण यहाँ से इधर का ये ध्रुव से नापते हैं, इधर नापेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी F बराबर -15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण फोकस माइनस है। ठीक है, अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी गई वस्तु कहीं इधर 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, तो ये U हो गया। U बराबर, ये भी माइनस में होगा, -20 सेंटीमीटर, क्योंकि ध्रुव से इधर माइनस इधर प्लस। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब यानी V निकालना है, और V कैसा होगा ये भी बताना है। चलिए, तो V 1/f इक्वल टू 1/v + 1/u, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f - 1/u।
तो कितना हो जाएगा ये 1/f 1/-15 -1/-20 यानी 1/-15 प्लस 1/20 कितना हो जाएगा ये 60 ले लें -4 प्लस 3 -1/60 यानी v बराबर उल्टा हो जाएगा -60 सेंटीमीटर -60 सेंटीमीटर पे बनेगा वो। किधर बनेगा माइनस बन रहा है इधर ही बनेगा मतलब वो वास्तविक होगा प्रकृति, ठीक है। -60 मीटर पे बनेगा। f15 है, इसका मतलब वक्रता c कितना पे है 30 पे है, तो c से परे बनेगा वो, ठीक है। वक्रता केंद्र से परे 60 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना, बिंब बनेगा वास्तविक, उल्टा और बड़े आकार का। इधर जब बनता है तो बड़े आकार का बनता है, सी इधर रहता है तो इधर छोटा बनता है, सी पे आता है बराबर, इधर जब आएगा तो इधर बन जाएगा बड़े आकार का बनेगा, ठीक है। चलिए एक उत्तल लेंस, बस समझे नहीं समझे पीछे वाला, एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी निगेटिव हो जाएगा। वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी फोकस 15 है तो सी कितना हो जाएगा, एफ 15 पे है तो सी 30 पे होगा, -30 पे इधर, यानी सी और एफ के बीच में कहीं है वस्तु जो है वो 20 सेंटीमीटर, यानी माइनस लेंगे यू, इस साइड माइनस लेंगे, एफ निकाल लिया हमने 60 आया, इधर 30 सेंटीमीटर केंद्र है उसके और इधर बन रहा है, यानी कहीं सी से परे बन रहा है, सी और अनंत के बीच में बन रहा है, तो जब भी इधर बनेगा तो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वही चीज़, ठीक है। लास्ट स्लाइड में मेरे ख्याल से एक उत्तल लेंस वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर होने पर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस है, ठीक है, ठीक है भैया। उत्तल लेंस का इधर होता है एक उत्तल लेंस वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर होने पर, वस्तु तो हमेशा इधर ही रखते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है यहाँ से, तो माइनस हो गया, यूजल टू -10 सेंटीमीटर। लेंस 30 सेंटीमीटर दूर एक वास्तविक 30 सेंटीमीटर इधर कहीं बना रहा है, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर कहीं इमेज बन रहा है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो इसका क्या होता है लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u, तो 1/v कितना है 1/30 - 1/10, यानी 1.30 प्लस 1/30 1/10, 30 1 प्लस 3 यानी 4/30, तो एफ को उलट दीजिए 30/4 यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। वस्तु से 10 सेंटीमीटर दूर होने पर, वस्तु इधर रहता है लेंस इधर रहता है, और उत्तल लेंस में इधर बनता है, एक केस में इधर बनता है, नहीं तो इधर वास्तविक बनता है सब दूर, वास्तविक प्रतिबिंब बोल भी रहा है, मतलब प्रतिबिंब इधर कहीं बन रहा है, ठीक है। तो u माइनस हो गया -10, v इधर है 30 सेंटीमीटर, यानी कि इधर प्लस लेते हैं तो प्लस सेंटीमीटर, 1/f 1/v - 1/u 1/30 - 1/-10 1/30 प्लस 1/10, नीचे 30 हमने एलसीएम ले लिया, 1 + 3 4 4/30, ये 1/f था, तो f करेंगे तो उलट जाएगा 30/4 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब क्लास स्लाइड था, इसके साथ ये लेक्चर जो है फिजिक्स का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा चैप्टर था ये, ठीक है, कंप्लीट हुआ, पहला ही चैप्टर है, सबसे बड़ा है क्योंकि इसमें परावर्तन और परावर्तन दोनों हैं, दर्पण लेंस सब कुछ पढ़ना था, ये हमने कंप्लीट किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।